रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ मिड टर्म प्रिपरेशन फॉर स्टेट 630 रिसर्च मेथड्स। यूँ तो पहले भी इसके लेक्चर्स मैंने कुछ अपलोड किए थे, लेकिन बाद में कुछ मसरूफियात की वजह से मैं सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकी। सो अब मिड टर्म्स जो कि होने वाले हैं अनकरीब, सिर्फ एक वीक बचा है मिड टर्म्स के लिए, तो मैंने सोचा कि ये मिड टर्म की तैयारी के लिए आप लोगों को सारे लेक्चर्स की जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ और साथ में ये बता देती हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो आज मैं आप लोगों को ये मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊँगी स्टेट 630 की। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर है, लेसन नंबर 1 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन है, इसमें डेफिनेशन है और वैल्यू ऑफ रिसर्च है। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन आ सकती है, इसमें से डेफिनेशन आप लोग कर लें यहाँ से। जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं साथ साथ आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं उसको, और ये जो चीज़ें आप लोगों को मैं हाईलाइट करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, इन्हीं चीज़ों को तैयार करने से आप लोगों की अच्छी मिड टर्म की तैयारी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं, सबसे पहले है यहाँ पे व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च। इसमें से कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको आ सकता है जनरेटिंग थ्योरीज़ एंड मॉडल्स, कि हम लोग इसमें करते क्या हैं, थ्योरीज़ और मॉडल्स वगैरह बनाते हैं। ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक डाटा इसमें हम कलेक्ट करते हैं, दैन उस पर हम उस डाटा को जो है वो उस डाटा की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, या ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मेथड्स को हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने रीड करना है, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड इट्स एस्पेक्ट फीचर्स, स्पेशल फीचर्स। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च प्रोड्यूसेस नॉलेज विच कुड बी यूज्ड फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ से जो जो हाईलाइट हैं चीज़ें आप लोग उसको देख के साथ साथ उसको हाईलाइट करते जाएँ। साइंस की डेफिनेशन है, साइंस की डेफिनेशन में आ सकता है कि साइंस में क्या रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होती है, री ऑब्जर्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिविटी की, ये मैंने लेक्चर्स में पहले भी आप लोगों को समझाई थी, ये लेक्चर जो है मैंने पहले भी समझाए हुए डिटेल में। तो आज में हम इसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज में इसमें से बन सकते हैं। तो यहाँ से एम्पिरिकल जो है वो और वेरीफिएबल जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना क्यूमुलेटिव कहलाता है। इसमें से जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं उसके साथ हाईलाइट करते जाएँ। आगे डिटर्मिनिस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूरलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटिस्टिकल जनरलाइजेशन है, रैशनलिज्म है। और यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशंस बनती हैं, इंडक्टिव और द सेकंड वन इज़ डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन यहाँ से बनती है, ये डिटेल में मैंने समझाई हुई है। और उसके बाद हमारे पास एम्पिरिसिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लेसन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ये हैं, पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च और उसके यूजेस पढ़ेंगे, इसका क्या ये मतलब टाइम डायमेंशन इसमें यूज़ होती है, ये सारे एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। टेक्निक्स इसकी पढ़ेंगे। पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च में हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ के एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च, और साथ में इसके गोल्स पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो होती हैं, ये डेफिनेशन जो होती हैं वो सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकती हैं, और साथ में इसके गोल्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ में बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं कि ये फ़लाँ गोल है, ये किस चीज़ का है, ठीक है, कौन सी रिसर्च का गोल है ये, इस तरह से एमसीक्यूज़ आता है। और उसके बाद सोर्सेज हैं इसके, डिफरेंट सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस सर्वे क्या होता है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, केस स्टडीज़ और पायलट स्टडी क्या होती है, ये सारा कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। आगे पहले हमारे पास एक्सप्लोरेटरी था या फॉर्मुलेटिव रिसर्च इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें हम चीज़ों को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इसके गोल्स हैं, गोल्स को आप लोग जस्ट एक दफ़ा देख लीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसके गोल्स हैं। देन यूजेस ऑफ रिसर्च है, यूजेस ऑफ रिसर्च में ये आ सकता है बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों में आगे जो डिफरेंस है, जो इनका कंपैरिजन है, वो आ सकता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये भी आपको डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। एंड इम्पैक्ट इसके क्या होते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होती है। देन हमारे पास है टाइम डायमेंशन इन रिसर्च। टाइम डायमेंशन ये दो तरह की होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ में आती भी हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ये एमसीक्यूज़ में ज़रूर आती है। और उसके अलावा हमारे पास कोहेरेंट एनालिसिस क्या होती है, पैनल स्टडी क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव होती हैं
और दूसरी क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की कुछ टेक्निक्स हैं, इनको देख लीजिए, ये भी MCQs में आ सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है लेसन नंबर 4, थ्योरी एंड रिसर्च। थ्योरी एंड रिसर्च में हम पढ़ते हैं कि एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, थ्योरी क्या होती है। थ्योरी जो होती है वो आइडिया ही होता है हमारे पास एक। पहले थ्योरी इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑब्जर्व फिनोमिना, कि जो भी चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को, मतलब एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम कंसिडरेशन में लाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंग खुद से एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, और देन उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे हम काम करते हैं और उसको मज़ीद अथेंटिक बनाते हैं, और उसको फिर हम जो है वो एक मतलब कि एक जब वो ट्रू हो जाती है फिर वो एक थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी क्या होती है, थ्योरी इज़ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड जनरल प्रपोजिशंस यूज्ड एज प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन अपेरेंट रिलेशनशिप्स ऑफ द सर्टेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की है उसके अकॉर्डिंग जितने भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रोपोजिशन हमने यूज़ की हैं, उनका जो रिलेशन है उस रिलेशन को पढ़ना थ्योरी कहलाता है। और उसके बाद कंसेप्ट क्या होता है, जनरलाइज आइडिया होता है, ये एक कंसेप्ट जो होता है। इसमें से जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं साथ साथ आप लोग हाईलाइट करेंगे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अगर आप लोग साथ साथ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। यहाँ से आपने कंसेप्ट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी, कंसेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, लेटर्स, साइंस एंड सिंबल्स। जो आइडिया, जो कंसेप्ट होता है, जो जनरलाइज आइडिया होता है, वो किस तरह से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेटर्स में, वर्ड्स में, साइंस में, सिंबल्स में। ये एग्जाम्पल आ सकती है, आप लोगों को एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं MCQs में। और इसके MCQs मैं बता दूँ, ये बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं और इन्हीं चीज़ों से कंसेप्ट लेके उन्होंने MCQs बनाए हुए होते हैं। ये चीज़ें अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो देन आप लोग MCQs जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। प्रपोजिशंस क्या होती हैं, प्रपोजिशंस आर द स्टेटमेंट्स कंसर्न्ड विद द लॉजिकल रिलेशनशिप्स अमंग द कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स हमने बिल्डअप किया था उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका जो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है उसको प्रपोजिशंस कहते हैं। देन फैक्ट क्या होता है, फैक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फैक्ट आर थॉट टू बी डेफिनेट, सर्टेन, विदाउट क्वेश्चन एंड देयर मीनिंग टू बी सेल्फ एविडेंट, यानी कि सेल्फ एविडेंट, उसमें कोई शक व शुबा का कोई भी किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। तो जो फैक्ट होता है वो हकीकत पे मबनी होता है। उसके बाद रोल ऑफ थ्योरी क्या है, इसमें ये जो मैंने लेड पेंसिल से साथ साथ राइट किया है, अगर आप लोग ये सारा नहीं पैराग्राफ पढ़ना चाहते तो जस्ट इसी को अगर आप लोग पढ़ लेंगे, एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो फिर इसी को राइट करके आपके मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थ्योरी एज अ कंसेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ़ नॉलेज इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड मस्ट बी सिस्टम सम सिस्टम इम्पोज्ड अपॉन फैक्ट्स विच आर ऑब्जर्वेबल। थ्योरी इन समराइजिंग रोल, एम्पिरिकल, सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन प्रपोजिशन। ये दो हमारे पास कैटेगरीज हैं इसकी। थ्योरी प्रेडिक्ट्स फैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी पॉइंट्स गैप्स इन नॉलेज। इस पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट है रोल ऑफ फैक्ट्स। इसमें ये रोल ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं ना, इन रिसर्च के अंदर जो रोल ऑफ फैक्ट है वो क्या है। इसमें फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी है, फैक्ट्स लीड टू द रिजेक्शन एंड रीफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। उसके बाद है फैक्ट्स रीडिफाइन एंड क्लैरिफाई थ्योरी। ये तीन जो है एस्पेक्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट आप देख लें, कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाला लेसन है हमारे पास। इसमें जो पिछला लेक्चर है उसी से इंटरलेटेड है कि जिसे हमने कंसेप्ट वाला पढ़ा है। नेक्स्ट भी वही है कि ये जनरलाइज आइडिया होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा जनरलाइज आइडिया होता है उसको हम कंसेप्ट कहते हैं। ये एक अब्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी होता है। उसके बाद है डिग्री ऑफ अब्स्ट्रक्शन कौन कौन सी होती हैं, कंक्रीट होती हैं, द मोस्ट अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं और कंक्रीट होती हैं। द जनरलाइज और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम द मोस्ट कंक्रीट एंड इंडिविजुअल टू द बेसिक जनरल इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ अब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ कंसेप्ट। सोर्सेज जिन जिन चीज़ों से हम लोग जो कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होती है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज नेसेसरी बिकॉज वी यूज़ कॉन्सेप्ट्स इन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। देखिए जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है, हम जो भी फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, confusion about the meaning of the concepts can destroy a research study's value without the researchers or client even knowing it. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन जो है वो आ सकती है, राइट करने में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और MCQs में भी आ सकती है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल डेफिनेशन है इसकी।
और ये जो है ना दोनों डेफिनेशंस डिफरेंस के तौर पे भी हमें आ सकती हैं कि ये क्या इनमें डिफरेंस होता है, या दोनों की अलग-अलग डेफिनेशन करें। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 6 वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब रिसर्च में वेरिएबल्स का क्या किरदार है, क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, उसको देखते हैं हम लोग। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ के देख लेते हैं। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए वेरिएबल कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस देन वी कॉल इट कंटिन्यूस वेरिएबल। कहते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिवाइड कर सकते हैं तो फिर वो कंटिन्यूस होगा, अगर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। और इसमें जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं, ये लाइंस आप देख लें इनको गौर से, इन्हीं लाइंस को पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में फ़र्क आ सकता है, और उसके बाद डिपेंडिंग और इंडिपेंडेंट में, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें होता है डिपेंडिंग क्या होता है, डिपेंडिंग वेरिएबल इज आल्सो रेफर टू एज अ क्राइटेरियन वेरिएबल। In statistical analysis, a variable is identified by the symbol X or for independent variable and by the symbol Y for the dependent variable। ये जो मैथमेटिकल इसको हम स्टैटिस्टिकल भी कह सकते हैं, कि जो स्टैटिस्टिकल हमारे पास होता है ना, कि दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड वेरिएबल मॉडिफाई द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड मॉडरेटिंग का मतलब होता है कि जो मिड वाला वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं, जो कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो ओरिजिनल रिलेशनशिप होता है उसको मॉडिफाई करने वाला जो होता है उसको मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जिस तरह से मॉडरेटिंग है उसी तरह से इंटरवेनिंग वेरिएबल भी वैसा ही होता है जैसा मॉडरेटिंग होता है। ये भी थर्ड वेरिएबल होता है जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रेनस। एक्स्ट्रा वेरिएबल का मतलब जो होता है उसी को हम एक्सट्रेनस वेरिएबल कहते हैं। और उसके अलावा रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरिएबल इज कॉल्ड द प्रपोजिशन। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल हो उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। यूनिवेरिएट क्या होता है, और उसके अलावा ये मल्टीवेरिएट, ये सारी जो है ना प्रपोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि ये यूनिवेरिएट प्रपोजिशन क्या होती है, बाईवेरिएट क्या होती है और मल्टीवेरिएट क्या होती है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 7 हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। प्रपोजिशंस आर द स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएबल्स कंसिडरिंग द ट्रू और फॉल्स। जब हम किसी भी वेरिएबल को ट्रू और फॉल्स बनाने के लिए स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं। दैट कैन बी वेरीफाइड और डिटरमाइन इट्स रियलिटी इज़ अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होगी इसमें से। नेक्स्ट है इसके जो हाइपोथेसिस हम लोग करते हैं ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, रिलेशनल हाइपोथेसिस है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है। और मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब उन्होंने अपने ही कंसेप्ट से बनाए हुए होते हैं कि जैसे अब हम नेक्स्ट करेंगे ना, कोई भी रिसर्चिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं। सर्वे की एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि जैसे कोई सर्वे करने जाता है और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट यूज़ होते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, इस तरह से कोई भी एग्जांपल देके ना तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैं अभी चीज़ें इस चैप्टर में बता रही हूँ सारी शॉर्ट में आने वाली हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, द रोल ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, ये भी और ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्टेबल हाइपोथेसिस ये में भी लॉन्ग में आ जाए लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट में ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 8 रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो अदबी अलूम होता है हमारे पास उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द नॉलेज अक्यूमुलेट्स एंड दैट वी लर्न फ्राम एंड बिल्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव डन। कहते हैं कि जो हिस्ट्री वगैरह। अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से प्रपोजिशन क्या होती है, उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होती है, ये डेफिनेशन देख लें। इसमें से डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यूज़ में। उसके बाद है लेट अस लुक एट द सम ऑफ द हाइपोथेसिस। ये कुछ हाइपोथेसिस किस तरह की हो सकती हैं, ये हाइपोथेसिस है लेकिन ये आमतौर पर एमसीक्यूज़ में नहीं आती, सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है, उसके बाद रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये आ सकती है। नेक्स्ट हमें आ सकता है कि जी कोरिलेशनल
कोरिलेशनल हाइपोथेसिस आ सकती है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस आ सकती है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस। इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो उसके बाद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, और उसके बाद है रिसर्च हाइपोथेसिस। ये सारी हाइपोथेसिस जितनी भी हमने पढ़ी हैं 5 हैं, पाँचों के नाम जो मैंने बोले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट में एमसीक्यूज़ में मस्ट आते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ हाइपोथेसिस, इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी, कि ये रोल क्या प्ले करती है, हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है हमारी स्टडी के दौरान। तो ये रोल, अगर ये जो स्टेटमेंट्स हैं यही लाइन्स अगर आप लोग याद रख लें तो बस इसके पैराग्राफ को रखने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या होते हैं। हाइपोथेसिस मस्ट बी conceptually clear and hypothesis should have empirical reference. उसके बाद hypothesis must be specific. Hypothesis should be related to available techniques of research. Hypothesis should be related to a body of theory. ये चीज़ें हैं जो कि पेपर में आ सकती हैं, ये चीज़ें पेपर में आने वाली हैं इस लेक्चर में से। और उसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर है हमारे पास 8 जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और लिटरेचर जो होती है वो अदबी उलूम को कहा जाता है। जो तारीफ़ हमने मतलब पढ़नी होती है उस तारीफ़ को कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द नॉलेज अकोमुलेट्स एंड दैट विल लर्न फ्रॉम द बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव डन, कि जो पास में जो लोग काम कर चुके हैं, ये जो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उनके बारे में हम जो पढ़ते हैं उसको हम लिटरेचर कहते हैं। बहुत ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू ये आ सकता है आपको लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ द रिव्यूज़, इसकी टाइप्स भी आ सकती हैं। इसकी टाइप्स में से ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ये चीज़ें सिर्फ आपने एक एक दो दो लाइंस जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सिर्फ इन्हीं को अगर आप लोग याद रख लें तो एक लॉन्ग आपका कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद है वेयर फाइंड टू रिसर्च लिटरेचर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है लेसन हमारे पास कंडक्टिंग अ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, डिफाइन एंड रिफाइन अ टॉपिक। कोई भी टॉपिक है हमारे पास, कोई भी आइडिया है हमारे पास, उसको हमने डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिज़ाइनर सर्च, इसमें से कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स इन द स्कॉलरली जर्नल्स ये है थोड़ा सा, और यहाँ से कीवर्ड्स क्या होते हैं ये देख लें। उसके बाद डिसर्टेशन, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकता है। उसके बाद है राइट द रिव्यू, इसमें से भी कुछ खास नहीं है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट बन रहा है। और उसके बाद कहता है कि किसी भी टॉपिक को डिफाइन हम किस तरह से करते हैं सिर्फ एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें से पहले ही ये शॉर्ट क्वेश्चन और एक ये जो पहली लाइन है यही शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। क्या कहता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ हाउ one theorizes or makes logical sense of the relationships among several factors that have been identified as important to problem under study। कहता है कि जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब अगर हम किसी प्रॉब्लम के अबाउट पढ़ रहे हैं, किसी मसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी थ्योरीज़ आ रही हैं, जो जितनी भी लॉजिकल सेंसेस आ रही हैं, उन फैक्टर्स को सारे को पढ़ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है। उसके बाद कहता है Hence the entire research rests on the basis of the theoretical framework, ये MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास just as literature surveys set as a stage for a good theoretical framework, this is a term provided to basic logical base for developing usable hypothesis। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ इस पैराग्राफ में ये लाइन अंडरलाइन करनी है। Some concepts borrowed from the such theories may have to be replaced with arguments logical explicated and framework may be readily available। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अगर आप लोग पढ़ लें, उन्हीं लाइन्स को पढ़ लें अच्छे तरीके से, तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट इस लेक्चर में से अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लेसन नंबर 11 है हमारे पास प्रॉब्लम्स डिफाइनिंग एंड रिसर्च प्रपोजल। इसमें से टेक्निक्स फॉर नैरोइंग अ टॉपिक इनटू अ रिसर्च क्वेश्चन। कहते हैं किसी भी टॉपिक को हमने अगर रिसर्च क्वेश्चन बनाना है तो हम किस तरह कौन सी टेक्निक्स उनको यूज़ करेंगे। एग्जामिन द लिटरेचर करेंगे, टॉक ओवर आइडियाज़ विद अदर्स एंड अप्लाई टू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद डिफाइन द एम, डिसाइड आउटकम ऑफ द स्टडी एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चंस टू हाइपोथेसिस। कहता है एक क्वेश्चन हमें दिया गया होता है, उससे हमने एक हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करनी होती है, ये चीज़ इसने बताई है। इस पैराग्राफ को जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस
इस पेज पे जो कुछ भी है वो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिसर्च प्रपोजल सेक्शंस एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन का भी क्वेश्चन शॉर्ट में सिर्फ एज अ शॉर्ट आ सकता है ये, या फिर एमसीक्यूज में आएगा। उसके बाद है लेसन नंबर 12 है द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इसमें आ जाती हैं हमारे पास पार्ट्स हैं, इसके स्टेप्स हैं जो वो हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, इसमें से सिर्फ इन चीज़ों को ही अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, देन प्रॉब्लम की डेफिनेशन करते हैं। इसमें ना जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वो ये होगा कि अगर हम अपने ज़हन में इस तरह से सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने पहले उसका जितना भी मटेरियल है उसको इकट्ठा करना होता है, उसको हम कहेंगे प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन होगी वो। उसके बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन है, फिर देन हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन करनी है कि आगे हमारी प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि उसमें हमने लॉजिक्स यूज़ करने होते हैं, थ्योरीज बनानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस कि अब हमने जो तज्जिया करना है उसको उस तज्जिया को बनाना कैसे है, ठीक है। थ्योरीज के बाद हाइपोथेसिस आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले थ्योरेटिकल होता है, मीन्स कि हम पहले थ्योरीज बनाते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, देन हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास आता है। और इस पेज में जो इन पैराग्राफ्स में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है। सर्वे क्या होता है, इसमें से सर्वे आ सकता है। सर्वे इज़ अ रिसर्च टेक्निक इन विच इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द पीपल यूजिंग क्वेश्चनेयर, यानी कि क्वेश्चनेयर किया जाता है। सर्वे क्या किया जाता है, घर घर जाके हमने क्या करना होता है कि लोगों से पूछगिछ करनी होती है, कि लोगों से हमने क्वेश्चनिंग करनी होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सर्वे करना। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स होती हैं कि हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एनालिसिस। कम्युनिकेशन ये होगी कि आपस में हमने गुफ्तगू करनी होती है, और मतलब कि बहस मुबासा करना होता है, आइडियाज़ को डिस्कस करना होता है। उसके बाद केस स्टडी होता है। केस स्टडी में हमने पीछे भी हमने पढ़ा था, और ये मैंने लेक्चर में डिटेल में समझाया भी था कि केस स्टडी उस स्टडी को कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड हमने कोई और केस को स्टडी करना है, तो हम जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। किसी उसके रिलेटेड जो सिचुएशन होती है उसको पढ़ने के बाद हम लोग जो अपना प्रॉब्लम जो पढ़ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं केस स्टडी। उसके बाद कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन होती है जिसमें 6 से 12 लोग जो होते हैं उसमें ऐड होते हैं, और वो इस टॉपिक पे जो भी रिलेटेड टॉपिक होता है उस पर डिस्कस करते हैं। डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इस चीज़ को देख लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन ही चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए और इनको ही पढ़ना है। एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आंसरिंग द क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। इसमें रिपोर्ट जो लास्ट स्टेज होता है उसमें रिपोर्ट राइटिंग होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है लेसन नंबर 13 है एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। एथिकल इश्यूज़ कहता है कि एथिक्स आर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट गाइड मोरल चॉइसेस अबाउट आवर बिहेवियर एंड आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। कहते हैं कि हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो एक दूसरे को हम राय वगैरह देते हैं, इनको हम अपने अकीदे कहते हैं। और कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स आर द कोड्स ऑफ द बिहेवियर अडॉप्टेड बाय ग्रुप। दे सजेस्टेड दैट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ought टू डू अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। और ये चीज़ जो है वो एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद कहता है अनएथिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये मुझे भी आया था, अनएथिकल और एथिकल इश्यूज़ कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद है एमसीक्यूज़, यहाँ से बनता है पार्टीज़ इन रिसर्च, यहाँ से एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में आ सकती है। एक्सप्लेन द स्टडी बेनिफिट्स, एक्सप्लेन द रेस्पोंडेंट राइट्स एंड प्रोटेक्शंस एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंटेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ हो सकता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हेन एवर डायरेक्ट कंटेंट इज़ मेड विद द रिस्पोंडेंट द रिसर्च शुड डिस्कस द स्टडी बेनिफिट्स। स्टडी के बेनिफिट्स कौन से हो सकते हैं। देन है हमारे पास लेसन नंबर 14 है एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च एंड डिसेप्शन है हमारे पास। डिसेप्शन क्या होता है, कहता है रिसेप्शन occurs when the respondents are told only part of the truth or when the truth is fully compromised. Some believe that should never occur. प्रिवेंट, ये ना डिसेप्शन के बारे में ना असाइनमेंट में भी हमें क्वेश्चन आया था। उसके बाद है इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है।
और ये डिसेप्शन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसेप्शन को देख लीजिए। डिसेप्शन क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट है इसका, टू प्रिवेंट बाइसिंग द रेस्पोंडेंट बिफोर द सर्वे और एक्सपेरिमेंट एंड प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। इसके बाद डिसेप्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स रेट। उसके बाद डिब्रीफिंग क्या होती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारे पास लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होती है? रिसर्च सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स डू नॉट रिसेंट टेम्परेरी डिसेप्शन एंड मे हैव मोर पॉजिटिवली फीलिंग्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिसर्च आफ्टर द डिब्रीफिंग देन दोज हु डोंट पार्टिसिपेट इन द स्टडी। इसके बाद है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट राइट करने के लिए आएंगे। उसके बाद है हमारे पास द ऑब्लिगेशन टू बी ट्रूथफुल एंड एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल। ये जस्ट आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए और इसमें से और कुछ भी इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 15 पे पहुंचते हैं। इसमें है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स में से वन डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स इन्वॉल्व टाइमिंग मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या क्या है? इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में ही बताया जाएगा। द सेकेंड डिफरेंस इन्वॉल्व द डाटा इटसेल्फ। थर्ड, द डिफरेंस इज how to two styles make such linkages. Quantitative research contemplate and reflect on concepts before the data gathered. इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के तौर पे आ सकता है। ठीक हो गया। What is measured? Variable being studied in the research may be classified as objects as properties. Objects include things of the ordinary experience such as tables, books, people, automobiles. Objects also. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अ पर्सन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द वेट, हाइट एंड पोस्चर। कहते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं ना कि फ़लाँ बंदे की इतनी हाइट है, फ़लाँ बंदे का इतना वेट है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही तो आ रहा है ना, तो इन चीज़ों को हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ऑब्जेक्ट्स में क्या आती हैं? ऑब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेबल्स, बुक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी ऑब्जेक्ट्स ही होती हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद है प्रीसीडिंग डिस्कशन सजेस्ट 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स, वन लेंस itself to objective and precise measurement। इसमें से देख लीजिए, ये सिर्फ अंडरलाइन करना है। इन अदर वर्ड्स द abstract notions are the broken into the desirable characteristic behavior, reducing the abstract concepts to render them measurable in a tangible way is called operationalizing the concepts। parts of the measurement process इसमें है क्वांटिटेटिव। क्या कहता है? क्वांटिटेटिव रिसर्चेस primarily follow a deductive route to begin with the abstract idea, follow with the measurement procedure and then end with empirical data that represents the idea। Qualitative research primarily follow inductive route। ये हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा था और इसका कंसेप्ट यही था कि एक आइडिया हमारे पास होता है। डिडक्टिव क्या होता है कि आइडिया हमारे पास होता है, उस आइडिया से हमने थ्योरीज डेवलप करनी होती है और देन हमने हाइपोथेसिस ड्रा करनी होती है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव में हमारे पास पहले आता है, हमने इंडक्टिव रूट करना होता है कि हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। फॉलो द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फॉलो विद द प्रोसेस रिलेटिंग द आइडियाज़ डाटा एंड विद द मिक्सचर ऑफ द आइडियाज़। और देन हमारे पास पहले यानी कि हमारे पास डाटा होता है, थ्योरीज होती हैं, मीन्स के मेजर होता है, मेजर जो मटीरियल होता है हमारे पास वो हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन देन उससे हमने आइडियाज़ तक पहुँचना होता है। इसको हम इंडक्टिव कहते हैं। और ये डिडक्टिव और इंडक्टिव को फॉलो करता है क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। और ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ सकता है और इसमें से MCQs भी बन सकता है। नेक्स्ट है जी कंसेप्चुलाइजेशन क्या होती है? कंसेप्चुलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ कंस्ट्रक्ट एंड रिफाइनिंग इट बाय गिविंग इट अ कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन। यानी कि थ्योरेटिकल और जो कंसेप्चुअल का मतलब ये कंसेप्चुलाइजेशन ही कंसेप्ट से निकला है और इसका यही है कि कंसेप्ट को डिवेल्प करना, इसकी डेफिनेशन यही बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन में ये था कि हमने कंसेप्ट्स को डेवलप करना होता है, लेकिन ऑपरेशनलाइजेशन में ये होता है कि हमने प्रोसेसेस करनी होती हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं? इज़ द प्रोसेस ऑफ लिंकेज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। मीन्स कि हमने जो टेक्निक्स जो यूज़ करनी होती है, जो प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं, उन प्रोसीजर्स तक हमने अपने कंसेप्ट को लेके जाना होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी ऑपरेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 16 है मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये भी हमारा पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू है। ऑपरेशनलाइजेशन हमने
अभी भी पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ लिंकेज कंसेप्चुअलाइजेशन टू डिफाइन टू द स्पेसिफिक सेट ऑफ द मेजरमेंट और प्रोसीजर्स, यानी कि हमने क्या करना होता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद होता है, देन हमने उसका लिंकेज बनाना होता है और हमने मेजरमेंट करनी होती है, प्रोसेस करनी होती है। इट लिंक्स द लैंग्वेज ऑफ द थ्योरी विद द लैंग्वेज ऑफ एम्पिरिकल मेजर्स। बात यहाँ से समझने वाली ये है कि हमारे पास एक आइडिया होता है, हमारे पास एक थ्योरी होती है, देन हमने उसके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं, हम उसमें मेजरमेंट्स करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। नेक्स्ट इसमें से हमारा बन सकता है डायमेंशंस ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें से है एलिमेंट्स ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन, ये ना लॉन्ग में आ सकता है, जिस लॉन्ग में आएगा उन्होंने अपने से क्वेश्चन बना के ना, तो ये अपने जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग जो होते हैं ना, वो मोस्टली कंसेप्चुअल ही होते हैं इस सब्जेक्ट में, तो कंसेप्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ये पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। और लेसन नंबर 17 है हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। इसमें हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में कॉन्सेप्ट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में अक्सर औकात आ जाते हैं और ये क्यूज़ में भी आए थे। इसमें हमारे पास है स्केल्स और इंडेक्सेस क्या होती हैं। कहते हैं स्केल्स एंड इंडेक्सेस आर द ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, मीन्स के स्केल्स और इंडेक्सेस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है इनका। सोशल रिसर्चर्स डू नॉट यूज अ कंसिस्टेंट नोमेनक्लेचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अब देखते हैं कि स्केल क्या कहते हैं। कहते हैं स्केल इज़ अ मेजर इन विच a researcher captures the intensity, direction, level or potency of a variable construct. It arranges responses or observations on a continuum or in a series of categories. और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कहता है इंडेक्स इज़ अ मेजर इन विच द रिसर्चर्स एड्स और combines several distinct indicators of a construct into a single score. अच्छा, स्केल की मेजरमेंट क्या कहती थी? डेफिनेशन में हम इसका मेन कॉन्सेप्ट स्केल और इंडेक्स में ये डिफरेंस होता है कि स्केल के अंदर हम जितने भी हम मेजरमेंट्स करते हैं उनको हम इकट्ठा ही मतलब कि हम अरेंज कर सकते हैं, मीन्स कि रख सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। जैसे हम टेबल बनाते हैं, जैसे ये चीज़ हमने पढ़ी है पीछे, इसको स्किप कर दिया, लेकिन ये उन्होंने समझाने के लिए टेबल दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ना कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये है स्ट्रॉन्गली एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनी हुई है। यहाँ पे हम अगर हमें कहेंगे स्केल के लिहाज से आपने मेजरमेंट करनी है, तो हम स्केल में क्या करेंगे, स्केल में ना तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें ना हम जितने भी मेजरमेंट्स करेंगे ना उनको जैसे जहाँ आएगा हमने उनको रख देना। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में ये होता है कि हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। हर इंडेक्स के अंदर हर एक रो में या हर एक कॉलम में हमने उसी ही चीज़ को रखना होता है, एक सीक्वेंस के साथ रखना होता है, और यही मेन इसमें डिफरेंस है। उसके बाद कहता है स्केल इज़ अ मेजरमेंट इन विच आर रिसर्चर कैप्चर्स द इंटेंसिटी, पोटेंशियल, डायरेक्शन, लेवल और पोटेंसी ऑफ ए वेरिएबल कंस्ट्रक्ट के जो भी हमने वेरिएबल करना है उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी मेजरमेंट्स हमने की हैं उनको हमने कंस्ट्रक्ट कर लेना है। लेकिन जो अगर इंडेक्स की बात करेंगे ना, तो इंडेक्स में एक सिंगल स्कोर के अंदर हम सारी चीज़ों को रखते हैं, सारी मेजरमेंट्स को रखते हैं, और उस सिंगल स्कोर को हम कहते हैं कि वो एक तरतीब के साथ हमने रखा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट आता है। नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, उसके बाद इंटरवल स्केल क्या होता है और रेशो लेवल क्या होता है। नॉमिनल स्केल नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल जो होता है वो नाम से निकला है, यानी कि किसी चीज़ को नेम देना, करैक्टर्स को या नंबर्स को या लेटर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेटर्स या नंबर्स की सूरत में हम जब नाम देते हैं, लेबल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि नॉमिनल है, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं, क्लासीफाई करने के लिए हम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नॉमिनल स्केल इज़ द वन इन विच द नंबर्स और लेटर्स आर असाइन्ड टू ऑब्जेक्ट्स सर्व एज अ लेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, यानी कि चीज़ों की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने जो नाम देने होते हैं लेटर्स या नंबर्स की वजह से, उनकी मदद से, उसको हम कहते हैं कि नॉमिनल स्केल है। उसके बाद कहते हैं एमसीक्यूज़ यहाँ से बनते हैं, नॉमिनल स्केल्स आर द लीस्ट पावरफुल फॉर द ऑफ द 4 स्केल्स, यानी कि ये 4 स्केल्स में सबसे लीस्ट है, यानी कि सबसे कम इसको तरजीह दी जाती है। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल्स आर इंक्लूड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल स्केल प्लस एन इंडिकेटर ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ये कहता है इंडिकेटर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसमें करेक्टर्स के साथ ही हमने देने थे, जैसे हमने नॉमिनल स्केल में दिया ना, उसी तरह से कहते हैं नॉमिनल स्केल प्लस एन इंडिकेटर ऑफ ऑर्डर, यानी कि हमने करेक्टर्स के साथ ही हमने किसी चीज़ को नाम देना है, लेकिन किस तरह से देना है, एक तरतीब के साथ देना है कि अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, दैन ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन सी, कि ये एक सीक्वेंस से ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद कहता है इंटरवल स्केल क्या होता है। इंटरवल स्केल में कहता है इंटरवल स्केल्स हैव द पावरफुल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स प्लस वन एडिशनल स्ट्रेंथ, दे इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वलिटी और इंटरवल। कहता है कि ये अगर हम इंटरवल स्केल के अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में एक और चीज़ ऐड कर लें, एक एडिशनल स्ट्रेंथ ऐड कर लें, तो वो इंटरवल स्केल होगा। उसके बाद है हमारे पास रेशो स्केल क्या होता है।
Measures of the physical dimensions such as weight, height, distance, and area are the examples. The absolute zero represents a point on the scale where there is an absence of the given attribute. If we hear that a person has zero amount of money, we understand the zero value of the amount. कहता है कि रेशो स्केल के अंदर हमने ये होता है कि हाइट, डिस्टेंस, हाइट, वेट और एरिया वगैरह ये एग्जांपल्स होती हैं, इन चीज़ों को मेजर किया जाता है रेशो स्केल की बुनियाद पे। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 18 क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट, और इसमें से शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें है कि क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या होता है। इसमें होता है वैलिडिटी, इसमें है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। कहता है कि एक चीज़ जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं वो किस हद तक हम उसको ठीक से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम किस हद तक वो चीज़ मेजरेबल है, इस चीज़ को हम वैलिडिटी कहते हैं कि वो चीज़ वैलिड है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी है। इसमें कहता है टू पुट द डिफरेंशियलिटी कंटेंट वैलिडिटी इज़ द फंक्शन ऑफ हाउ वेल द डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डेलिनेटेड। इसमें से डिफाइन ये बन रही है। और उसके बाद है हमारे पास द पैनल इंडिपेंडेंटली असेसेस द टेस्ट आइटम्स फॉर अ परफॉर्मेंस टेस्ट। इट जजेस ईच आइटम टू एसेंशियल यूजफुल बट नॉट एसेंशियल और नॉट नेसेसरी इन असेसिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेलिवेंट बिहेवियर। फेस वैलिडिटी क्या होती है? इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक एंड वेरी मिनिमम index of the content validity. Face validity indicates that the items that have intended to measure a concept do not the face of it look like that, like they measure the concept. उसके बाद है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है? उसके बाद प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? उसके बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज मेजर विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ हम वैलिड करते हैं या मेजर करते हैं। इट मेजर्स इज अ वैलिड टू द वेरियस इंडिकेटर्स ऑपरेट अ कंसिस्टेंट मैनर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। वैलिडिटी में ये जो डेफिनेशन मैंने राइट की हुई है इसको राइट कर लें। द डिग्री टू विच स्कोर ऑफ द वन स्केल कोरिलेट विद द स्कोर ऑन द अदर स्केल डिज़ाइन टू असेस द सेम कंस्ट्रक्ट। ये होती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, यानी कि एक स्केल को दूसरे स्केल के कंपैरिजन के साथ हमने मेजर करना होता है, एक कंस्ट्रक्ट बनाना होता है, एक डिज़ाइन बनाना होता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होती है? ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी ऑफ ए मेजर इंडिकेट्स द extent to which it is without bias, error free and hence ensures the consistent measurement across time and across various times in instrument. रिलायबिलिटी क्या होती है कि एक चीज़ जो होती है हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है वो कब तक रिलायबल है, कब तक यूज़फुल है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिलायबिलिटी। उसके बाद कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स। द एबिलिटी ऑफ द मेजर्स टू रिमेन द सेम ओवर टाइम डिस्पाइट अनकंट्रोलेबल टेस्टिंग कंडीशंस और स्टेट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स themselves. It is indicative of its stability and low vulnerability to changes in the situation. स्टेबल का मतलब होता है कि मुस्तकिल रहना, किसी चीज़ का स्टेबल रहना। कहते हैं कि एक रिलायबिलिटी जो होती है वो भी होती है कि उसमें भी हम एक्सटेंट को देखते हैं, किसी चीज़ की मतलब कि लिमिट को देखते हैं कि वो कब तक रिलायबल हो सकती है। लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है उसमें होता है कि जितनी मर्ज़ी कंडीशन चेंज हो जाए, ठीक है, जो मर्ज़ी हो जाए, लॉन्ग टाइम तक वो चलती रहती हैं। स्टेबल जो होती हैं, जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इस पर टाइम का और दूसरी जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनके चेंज होने का कोई असर नहीं होता। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मेजर्स। टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, यानी कि टेस्ट किया जाता है देन रीटेस्ट किया जाता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? देयर आर द टू प्रॉब्लम्स विद मेजर्स ऑफ द टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी दैट आर कॉमन टू ऑल लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस पर पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है? ये टेस्ट और रीटेस्ट में अगर आ जाए ना तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और उसमें सिर्फ ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसमें कहते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको एक दफ़ा रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर्स है। उसमें है हमारे पास एक इनर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी रिफ्लेक्ट्स द कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद कहते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ द स्केल इज एन इंपॉर्टेंट मेजर्स कॉन्सेप्ट्स
concept, particularly when a changes in the attitudes of his or hypothetical constructs are under investigation. Sensitivity refers to instruments ability to accurately measure the variability in the stimuli or responses. मीन्स कि हम लोग जो जिन चीज़ों के साथ हम लोग मेजर कर रहे होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी चेंजिंग आ सकती है। तो ये सेंसिटिविटी होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी जो मेजरमेंट है उसमें वेरिएबिलिटी ना आए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। इसके बाद है प्रैक्टिकली में लास्ट हमारे पास स्टेप है द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट कॉल फॉर द मेजरमेंट प्रोसेस टू बी reliable and valid, while the operational requirement call for it to be practical. Practically has been defined as economic convenience and interpretability। और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है और मिड टर्म का ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं उनके अलावा आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास टाइम शॉर्ट है पेपर के लिए तो आपने जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं सिर्फ उन्हीं को अच्छे से याद कर लें, तो आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने की थी ना, मैंने जो ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ, मैंने सिर्फ इसी पार्ट को तैयार किया था, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो गया था। उसके अलावा अगर फिर भी आपका मतलब ये क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करें कि अगर आपके पास टाइम है, इन केस अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, एक दफ़ा इन हैंडआउट्स को रीड आउट ज़रूर करें। 2 या 3 दफ़ा मैं नहीं कहती, अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम एक दफ़ा पूरे हैंडआउट्स को रीड आउट ज़रूर करें। और खास तौर पे जिस पैराग्राफ में से या जहाँ से आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या जहाँ से मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिए पैराग्राफ्स बताए हैं, जहाँ से मैंने हाईलाइट करवाया है, उस पैराग्राफ को मस्ट एक दफ़ा सारे को रीड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो मोर क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।